पंजाब दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, श्रद्धालुओं के साथ लंगर की सेवा की। भीषण गर्मी के चलते उत्तरकाशी के जंगलों में लगी आग, रात भर आग पर काबू पाने की होती रही कोशिश, धुएं के चलते इलाके में छाई धुंध। देहरादून में 40 पार पहुंचा पारा, मैदान से लेकर पहाड़ तक भीषण गर्मी से झुलस रहे लोग, मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में हवाएं चलने की दी चेतावनी। उपराष्ट्रपति 30 मई को उत्तराखंड का करेंगे दौरा, कैची धाम, नीम करोली मंदिर में करेंगे दर्शन, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शिक्षक वर्ग से भी करेंगे संवाद। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांस्कृतिक नगरी अमृतसर स्थित श्री हरमिंदर साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारा पहुंचकर दर्शन किए और मत्था टेका। बता दें कि श्री हरमिंदर साहिब को स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, जहां CM धामी ने पहुंचकर वाहेगुरु जी से प्रदेश और देशवासियों की सुख समृद्धि की अरदास की। साथ ही CM धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जीत दिलाने की भी अरदास की। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रागी भाइयों के शब्द कीर्तन के बीच श्री ग्रंथ साहिब के दर्शन किए, वहीं दर्शन के बाद परिसर में सेवा भी दी। प्रदेश के अस्पतालों में आग की घटनाएं रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी करेगा, जिसमें अस्पताल प्रशासन को सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए जाएंगे। दरअसल दिल्ली के बेबी केयर न्यू बॉर्न अस्पताल में आग लगने से नवजातों की मौत की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने बताया कि अस्पतालों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग SOP तैयार कर रहा है, जिसमें अस्पतालों में आग से सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। अस्पतालों में इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा, जिससे अस्पतालों में आग की घटना ना हो सके। देखिए, ऐसे जो संभावनाएं हैं वो उनको रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी SOPs जारी किए जा रहे हैं और अभी विदित हुआ है कि भारत सरकार से भी अभी ब्रॉड गाइडलाइंस इसके संबंध में आए हैं। तो इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं कि अभी सभी ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह स्टोर्ड हैं उनको NOC प्राप्त किया जाना होगा फायर डिपार्टमेंट से। ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स की थरो इंस्पेक्शन की जानी होगी। संबंधित लोकल स्तर पे जो CMO हैं उनके द्वारा रेगुलर इंस्पेक्शंस किए जाने अनिवार्य होंगे। इसके अलावा डिटेल जो पॉइंट्स हैं वो SOP में हम लोग मेंशन कर रहे हैं। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं शुरुआती दौर में ही लड़खड़ाई व्यवस्थाओं ने तमाम सवाल भी खड़े किए। उधर कांग्रेस भी लगातार चारधाम यात्रा की अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर हमलावर है। ऐसे में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि सरकार ने यात्रा को लेकर कोई आंकड़े छिपाने का काम नहीं किया। गढ़वाल कमिश्नर ने खुद प्रेस वार्ता कर आंकड़े जारी किए हैं। सरकार यात्रा को बेहतर और व्यवस्थित करने में जुटी हुई है। हमारी सरकार कहीं पर भी किसी प्रकार के कोई आंकड़े छुपाने का काम नहीं करती और जब जब जो चीज़ें होती हैं, अभी कुछ दिन पहले ही गढ़वाल कमिश्नर ने प्रेस वार्ता की थी, उसमें उन्होंने आंकड़े भी दिए थे कि किस प्रकार से लोगों की मृत्युएं हुई हैं, कौन कौन जगह पर किस प्रकार कितने लोग उसमें हतोत्साहित हुए हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई, सब चीज़ें उन्होंने आंकड़े सहित बताई है। और हमारी सरकार कोई आंकड़ा छिपाती नहीं है। हम किस प्रकार से बेहतर यात्रा कर सकें, इस पर सरकार फोकस कर काम कर रही है और सरकार ने जितने भी वहाँ पर कर्मचारी हैं, जितने भी ड्यूटी में लगाए गए लोग हैं, उन सब लोगों को दिशा निर्देश हैं और सभी लोग जगह जगह पर जो पुलिस वाले हैं, जो हमारे अन्य स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वो स्क्रीनिंग कर।
रुड़की सिविल अस्पताल अक्सर विवादों और चर्चाओं में बना रहता है। इस बार भी रुड़की सिविल अस्पताल में चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें अस्पताल प्रशासन और पुलिस दोनों उलझकर रह गए। दरअसल महिला के गर्भ में जुड़वा बच्चे होने की खबर के बाद वह सिविल अस्पताल पहुंची, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया और दूसरे बच्चे को लेकर डॉक्टर्स ने कहा कि जांच में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन परिजन का आरोप है कि एक बच्चा मृत पैदा हुआ है, लेकिन अस्पताल ने इसकी जानकारी नहीं दी। वहीं सीएमएस ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने इस पूरे मामले पर टीम गठित की है, जो जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। दो अल्ट्रासाउंड करवाई थे, एक देवन डी के जाने करवाया था जी, उसमें 2 बच्चे बताए। फिर यहाँ से रुड़की में सक्षम के यहाँ करवाई जी, उसमें भी 2 बच्चे आए जी। 2 अल्ट्रासाउंड करवा रखे हैं जी, एक 11/5 में करवाया था जी। उसके बाद मेरी 20 तारीख में डिलीवरी हुई जी यहाँ पे रुड़की सिविल हॉस्पिटल में। उसके बाद यहाँ पर एक बच्चा आया जी। सर 2 बच्चे थे, एक बच्चे का सर पता नहीं चला, उन्होंने कहा कि पेट में बच्चा चिपक रहा है जी। उन्होंने कहा एम्स में ले जाओ। फिर मैं 108 में एम्बुलेंस में ले गया जी। मुझे वहाँ से एम्बुलेंस वालों ने 100 हरिद्वार में जाकर परेशान किया जी। क्या आने लगे कि भाई पहले स्टाफ को छोड़ देंगे, तेरी घरवाली पैद में जाएगी। तो फिर उन्होंने दूसरी एम्बुलेंस का इंतजाम करके फिर मुझे वहाँ भेजेगा जी। जब मैं हॉस्पिटल में पहुँचा सर, तो वहाँ से इमरजेंसी में मैंने अपनी घरवाली भर्ती करी। तो उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि भाई बच्चा तो पहले डिलीवरी हो चुका है। तो मुझे सर यही कहना है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। सर मेरा मुकदमा दर्ज हो जाए जी और मेरा बच्चा मुझे मिल जाए जी, बस यही चाह रहा है जी। ऑफिशियली आज ही हमें थाने से लेटर प्राप्त हुआ है और इस संबंध में मैंने सीएमओ को 2-3 दिन पहले ही अवगत करा दिया था और मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि इस मामले में हाई लेवल की एक कमेटी बना के पूरी जांच की जाए और जो भी सच है वो सामने उनके भी आ जाए और जो भी इसमें दोषी अगर कोई है तो उसको भी इसके अंदर हम लोग सजा का देखेंगे। पर अभी तक जो भी सूचना आई है हमारे हिसाब से, और एम्स के यहाँ से एक बच्चा डिलीवर होने के बाद में जब डॉक्टर ने को दूसरे बच्चे का कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने इस सेफर साइड में इसको एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया था कि ऐसा ना हो कि कोई और प्रॉब्लम हो उसके अंदर भी होगा, वो जांच के अंदर हमारी पूरी उसके अंदर हमारी आ जाएगी। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। इस बार रिकॉर्ड संख्या में इन दोनों धामों पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस यात्रा काल में कपाट खुलने के 19 दिनों के अंदर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों का आगमन हो चुका है। यात्रा प्रारंभ होने के 19 दिन में ही पिछले साल की तुलना में इस बार गंगोत्री धाम में 39.55% और यमुनोत्री धाम में 48.84% की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। इस साल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रा शुरू होने से अब तक केवल 19 दिन में 5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि वर्ष 2023 में गंगोत्री धाम में जहां 1,21,000 यात्री दर्शन करने पहुंचे, तो इस बार 2 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 39.55% अधिक है। इस तरह यमुनोत्री धाम में वर्ष 2023 में जहां 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, तो वहीं इस वर्ष अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में भी 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और यह बढ़ोतरी दर 48.84% है। में अभी थोड़ा प्रशासन ने थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, सभी का जो रजिस्ट्रेशन है वो देखा जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ी भीड़ कम हुई है। और जो भी हरिद्वार से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करा दिए है, तो थोड़ा भीड़ थोड़ी कम हुई है। कल हमको मंदिर में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हार्डली 10-15 मिनट में हो गया, सिर्फ वो टाइम लगा सिर्फ चढ़ने उतरने में का। बाकी यमुनोत्री का तो काफ़ी ठीक था हमारा एक्सपीरियंस, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बाकी आगे का तब हम जा रहे हैं और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो रहा है, तो अभी जाना काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे प्रशासन द्वारा तो काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई है और पुलिस ने मतलब बहुत भीड़ को काफ़ी कंट्रोल कर रखा है और घोड़ों के लिए भी अलग रास्ता बना रखा है, तो उससे जैसे जो यात्री पैदल जा रहे हैं उनको दिक्कत नहीं हो रही अब जाने आने में। मतलब काफ़ी अच्छा हो गया अब यमुनोत्री का यात्रा अच्छा रहा, मतलब बहुत अच्छा अनुभव रहा यमुनोत्री का। वहीं यह भी देखने को आ रहा है कि दोनों धामों में इस बार श्रद्धालु स्वयं के वाहनों से भी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो गंगोत्री में इस बार करीब 19,000 से अधिक वाहनों की एंट्री हुई है, जबकि पिछले साल करीब 10,000 वाहनों की ही एंट्री हुई थी। वहीं यमुनोत्री धाम में इस बार 18,000 से अधिक वाहनों को प्रवेश मिला है, तो पिछले साल यह आंकड़ा 9,000 वाहनों का रहा था।
इस प्रकार तीर्थ यात्रा पर आने वाले वाहनों की संख्या पिछले साल की तुलना में इस बार गंगोत्री में 39.64% और यमुनोत्री में 46.40% अधिक है। यमुनोत्री और गंगोत्री करे दर्शन बहुत अच्छा हुआ, बहुत गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा सब अरेंजमेंट करा हुआ है, तो कहीं किसी लोगों को कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से दर्शन हो रहा है, सब कुछ अच्छा है। तो मेरा यही आप लोगों से, जो आप आना चाहते हैं आप आइए, दर्शन करिए, 4 धाम यात्रा अपने परिवार के साथ। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट साफ है, भीड़ नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं है, सुकून से जा रहा है, सुकून से आ रहा है। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यमुनोत्री गए थे हम लोग, कल गए थे, अभी तक तो फिर सुबह कल 1-2 बजे नीचे उतर गए सब लोग, नीचे गए आ गए। उसके बाद क्या है, उधर से हम लोग जा रहे थे, गंगोत्री रोड जा रहे थे, अब उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी से तो साफ सिरा रहे हैं, अभी 2 घंटे का पहले लेट होनी थी, 2 घंटे का पहले आ गए हम लोग। 4 धाम यात्रा को प्रारंभ हुए आज 19वां दिन है और लगातार जो है उत्तरकाशी जनपद में अगर बात करूं तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में जो लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग अभी तक जो है 5 लाख से अधिक लोग जो है दर्शन कर चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तक जो है पहली बार जो है इतने लोगों ने जो है अब तक दर्शन कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो शासन प्रशासन ने यहाँ पे व्यवस्था की है, उसको लेकर जो यात्रीगण है उनमें जो है खुशी की लहर है, क्योंकि शासन प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी यहाँ पे जो व्यवस्था बनाई गई है। जहाँ तक मैं बात करूँ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की, तो वहाँ पे जो है इस समय कोई भीड़ नहीं है, लाइन नहीं लगानी पड़ रही है और यात्री जो है बहुत आसानी से दर्शन कर रहे हैं। दीपक नोटल, ND24 उत्तरकाशी। इस बार रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों और वाहनों के आवागमन के बावजूद बेहतर यात्रा प्रबंधन के चलते यात्रा सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से जारी है। यात्रा मार्गों पर वाहनों की आवाजाही भी सुचारू बनी हुई है। प्रशासन द्वारा भी लगातार यात्रा व्यवस्थाओं की बारीकी से निगरानी और स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। यात्रा संचालन को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं और धामों के साथ ही यात्रा मार्गों पर बड़ी संख्या में अधिकारियों को तैनात भी किया गया है। शुरुआती 2 दिनों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी यात्री व्यवस्था को लेकर काफी खुश दिखाई दिए। उत्तरकाशी से ND24 के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। चंपावत के बाराकोट प्राथमिक अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल पड़ी हैं, जिससे आक्रोशित जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य केंद्र पर ताले जड़ दिए, जहां मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वहीं इस पर CMO ने सभी व्यवस्था और संचालन ठीक से होने की बात कही। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराकोट की अव्यवस्थाओं की खबर चलती आ रही है। आज बुधवार को एक ऐसा ही हमारे राजकीय कन्या इंटर कॉलेज काकड़ की एक छात्रा को कुत्ते ने काट दिया था, जिसमें उनको 8 बजे हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन बहुत समय तक विद्यालय के अध्यापिकाओं द्वारा, प्राचार्य द्वारा वहाँ इंतजार किया गया और 8:30 तक भी कोई न स्टाफ वहाँ उपलब्ध था और बच्ची जो लगातार दर्द से कहरा रही थी और उसके बाद भी 8:30 बजने के बाद भी कोई स्टाफ वहाँ नहीं आया। बहुत दर्द होने के कारण लोहाघाट ले जाया गया। ये कहा कि भाई जब तक हम सुविधाएं नहीं होंगी या उच्च अधिकारी हमारे यहाँ पे नहीं आएंगे और समय से हमारे जो यहाँ डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, वो नहीं पहुँचेंगे तो हम इसका ताला नहीं खोलेंगे। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक मुस्लिम हकीम पर इलाज के नाम पर हिंदू दंपत्ति का धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब विकासनगर विधायक मुन्ना चौहान ने प्रेस वार्ता कर बताया कि एक युवक ने हरिद्वार में मुकदमा दर्ज कराते हुए यह आरोप लगाया है कि विकासनगर में एक मुस्लिम हकीम मुफ्ती आदिल ने इलाज के नाम पर उसके माता पिता का धर्म परिवर्तन करा दिया है, जिसके बाद उसके पिता घर में मुस्लिम टोपी पहनकर रहते हैं और मां भी इस्लामिक बातें करती रहती है। बता दें कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर हरिद्वार पुलिस समेत विकासनगर पुलिस भी आरोपी हकीम मुफ्ती की तलाश में जुटी हुई है। वहीं स्थानीय विधायक ने भी आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोपी को सजा दिलवाने की बात कही है। विकासनगर के एक मौलवी के बारे में, उसे मौलवी कहा जाए या हकीम कहा जाए, हकीम का शायद काम करते हैं, उनका एक बहुत ही घृणित कृत्य प्रकाश में आया। हरिद्वार में उसके विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें कहा गया है कि विकासनगर में रहकर जिसने मुकदमा दर्ज करा उसने दर्ज कर लिखा है कि उसके माता पिता को इलाज के नाम पर उनका धर्मांतरण कराया गया। ये बहुत गंभीर बात है। उत्तराखंड में इस प्रकार के कृत्यों के लिए, कुकृत्यों के लिए जरा बराबर भी कोई गुंजाइश नहीं है। 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है हमारी सरकार की। इन्हीं हरकतों के घृणित कृत्य तमाम सारे जिहाद के नाम पर। 3 तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे केदारनाथ घाटी में हवा की दिशा और दबाव की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है।
इसके बावजूद भी केदारनाथ की घाटी में हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। हालांकि बीते 14 साल में घाटी में 10 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इस दौरान जहां सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर सहित 5 हेलीकॉप्टर क्रैश भी हुए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि धाम में 2 दशक बाद भी हवाई सेवा की सुरक्षा के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम स्थापित नहीं किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। केदारनाथ में हेली सेवा का काम उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी और डायरेक्टोरल जनरल ऑफ सिविल एविएशन की देखरेख में संचालित हो रहा है। केदारनाथ धाम में Mi-26 और Mi-17 हेलीपैड तो मौजूद है, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम स्थापित नहीं, जिस कारण हेलीकॉप्टर की उड़ान के दौरान पायलट को हवा के दबाव और तापमान की सही जानकारी नहीं मिल पाती। स्थिति यह है कि हवा की दिशा को जानने के लिए हेली कंपनी प्रबंधन द्वारा केदारनाथ और केदारघाटी के हेलीपैड पर झांकियां लगाई गई हैं, जिससे हवा की अनुमानित दिशा के हिसाब से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। केदार घाटी से केदारनाथ तक जब हल्की बारिश में कोहरा छाने लगता है, तब हेलीकॉप्टर की उड़ान को लेकर संशय बना रहता है। यूकाडा के अपर सचिव सी रविशंकर ने बताया कि केदारनाथ में जो हेली सेवा चलती है, उसमें बड़ा चैलेंज मौसम का है। वहां एकदम से मौसम बदलता है, इससे डिसेबिलिटीज होने की काफी आशंका बढ़ जाती है। इसे इम्प्रूव करने के लिए हमने एंटायर वैली में कैमरे स्थापित किए हैं। इसके अलावा हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी अनुरोध किया है कि यहाँ पर एक ATC स्थापित की जाए। केदारनाथ वैली में जो बहुत इंटेंस हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस चलता है, लगातार काफ़ी मात्रा में जो है सॉकीज चलता रहता है, तो वहाँ पे जो मेजर चैलेंज ये रहता है कि जो अचानक जो है मौसम बदलता है। वहाँ पे बादल जो है वैली में कभी कभी जो है वो अचानक आने पर जो है कभी कभी विजिबिलिटी का जो है समस्याएं रहती है। उसको इम्प्रूव करने के लिए 2022 का एक घटना होने के बाद हम लोगों ने जो है वो एंटायर वैली में जो है कैमरास को स्थापित किया है, के माध्यम से जो है काफ़ी हद तक जो है वो सेफ फ्लाइंग के लिए जो है एक मददगार जो है साबित हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो है हम लोगों ने ये अनुरोध किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कि इतना इंटेंस हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस होने के कारण वहाँ पे एक ATC भी जो है स्थापित किया जाए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम की मांग जब कांग्रेस भी करने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इस कंट्रोल रूम के बिना लोगों की जान को खतरा रहता है, इसलिए सबसे पहले सरकार को एयर कंट्रोल रूम स्थापित करने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उड़ानों की सीमा तय होनी चाहिए और वो तभी होगा जब सरकार सही तरीके से चीजों का रोड मैप बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार ने कोई भी तैयारी नहीं की है और सरकार पूरी तरह से फेल है। सबसे महत्वपूर्ण विषय वो है जो आपने अंत में कहा, एयर कंट्रोल रूम, जिसके बिना लोगों की जान को बहुत खतरा रहता है। और मेरा ये मानना है कि सरकार को सबसे पहला काम एयर कंट्रोल रूम स्थापित करने का करना चाहिए। उड़ानों की सीमा तय होनी चाहिए और वो तभी होगा जब सरकार सही तरीके से चीज़ों को का रोड मैप बनाएगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि केवल कर दिया कहने से नहीं होता, सरकार पूरी तरीके से फेल है और सरकार ने कोई भी तैयारी जो सही तरीके से तैयारी होनी चाहिए थी, उससे सरकार बची है। वहीं भाजपा का कहना है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम भारत सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि अगर कहीं पर भी कंट्रोल रूम स्थापित होते हैं, वो DGAC के मानकों के अनुरूप स्थापित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। सरकार के द्वारा हवाई यात्रा और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश के हित में जो भी हो सकता है, उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार केंद्र से भी प्रयास कर रही है। एयर ट्रैफिक भारत सरकार के DGAC के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसी के मानकों के अनुरूप कहीं पर भी जो इनके कंट्रोल रूम स्थापित होते हैं, उन्हीं के मानकों के अनुरूप किए जाते हैं। और उत्तराखंड जिस प्रकार से लगातार एयर ट्रैफिक की कनेक्टिविटी वगैरह जो बढ़ रही है लगातार, तो मुझे लगता है हमारी सरकार के द्वारा लगातार, चाहे हम हवाई यात्राओं की बात करें, चाहे इस दिशा की बात करें, तो निश्चित रूप से जो प्रदेश के हित के लिए हो सकता है, उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार केंद्र से भी प्रयास कर रही है और अपने आप स्वयं भी प्रयास कर रहे हैं। हर वर्ष चारधाम में यात्रियों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच अब हवाई सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, जिसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम बनाने की मांग विपक्ष द्वारा की जा रही है। वहीं यूकाडा भी ATC पर काम करने की बात कर रहा है। देखना होगा कि आगामी दिनों में हेली सुरक्षा को लेकर प्रदेश में क्या इंतजाम किए जाते हैं। देहरादून से ID24 के लिए संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। थराली विधानसभा के दूरस्थ गांव देवालवाड़ मोटर मार्ग का भले ही नाम बदल गया हो, लेकिन यहां के हालात नहीं बदले हैं। यहां ना तो सड़क की हालात बदले हैं और ना ही मोटर मार्ग की स्थिति।
दरअसल हरिपुर के पास बने मोटर पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही से बड़ा गड्ढा बन गया है, जिसके चलते मोटर पुल पर बने ये गड्ढे दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि इस मोटर पुल का निर्माण 1980 में हुआ था। ये मोटर पुल बी श्रेणी का है। पुल ज्यादा से ज्यादा 16 टन का भार उठा सकता है, लेकिन इसके बावजूद बीते कुछ समय से इस पुल पर ओवरलोड वाहनों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं पुल पर पानी की निकासी के लिए बनाए गए हौज मलबे से बंद पड़े हैं। इसके चलते अक्सर पुल पर पानी का जमाव होता है। ऐसे में लगातार पानी जमा होने से, रखरखाव सही नहीं होने से और भारी वाहनों की आवाजाही से मोटर पुल पर गड्ढा हो गया है, जो किसी भी दुर्घटना का सबब बन सकता है। यहाँ पे जो ये हरिपुर में पुल है 1980 का बना हुआ पुल है और ये कल शाम से ये बड़े हैवी वाहनों के द्वारा जो लोडेड वाहन जा रहे हैं उनके जाने से ये पुल जो है यहाँ पर टूट चुका है। और कितने बार जो है कि मैंने कल शाम से क्योंकि मेरा घर यहाँ पे नजदीक है, मैंने यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर विधायक जी तक ये बात पहुँचाई, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोगों को मैंने ये बात पहुँचाई, लेकिन अभी 1 बज गया है, अभी तक विभाग की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। स्थानीयों ने समस्या की जानकारी लोक निर्माण विभाग को दी ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो जाए, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। लगभग 1 महीना हो गया है, इस पर लगातार भारी वाहन चल रहे हैं और जबकि पुल की क्षमता साफ लिखा है कि 16 टन इसकी पुल की क्षमता है, लेकिन इसमें तो मेरे ख्याल से 20 टन 22 टन के लगातार वाहन चल रहे हैं। स्थिति हो गई है। लोक निर्माण विभाग से आग्रह है तुरंत नहीं की जाएगी, इसको बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी तो ये बड़ी हानि होगी, जो कि सरकार के राजस्व की हानि होगी और इस क्षेत्र का यातायात पूर्ण रूप से बाधित होगा। 1980 के करीब का ये पुल है और ये सिंगल बड़े वाहनों के लिए नहीं है, बल्कि 16 टन के वाहन इसमें जा सकते हैं। तब से काफी इसकी उम्र भी हो गई है और इस बीच इसमें बहुत बड़े बड़े वाहन चले, इस बहुत बड़े क्षेत्र की लाइफलाइन है और इसको शीघ्र इस पर काम किया जाना चाहिए। विशेषकर पिंडर घाटी की सड़कें पूरी सड़कों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है, पुलों को पुनर्गठित करने की विशेष आवश्यकता है। फिलहाल देखना ये है कि कब तक लोक निर्माण विभाग इस पुल का जायजा खत्म कर सुधारात्मक काम शुरू करते हैं। सभी ग्राम वासियों को पुल सही होने का इंतजार है। ID24 के लिए मोहन गिरी की रिपोर्ट। चंपावत जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाराकोट की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और स्टाफ के ढीले रवैये से आक्रोशित जनप्रतिनिधियों ने जेस्ट ब्लॉक प्रमुख नंदा वल्लभ बगोली के नेतृत्व में अस्पताल पर ताले जड़ दिए थे। तालाबंदी की सूचना मिलने पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मौके पर पहुंचे, जहां सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल और बाराकोट के नायब तहसीलदार ने पुलिस बल के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने का आश्वासन दिया और इसके बाद अस्पताल का ताला खोला गया। बता दें कि सीएमओ ने आगे कहा कि अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। बाराकोट हॉस्पिटल से मरीज के बाद एक समस्या ज्येष्ठ प्रमुख द्वारा उठाई गई थी कि मरीज 8 बजे लाया गया तो यहाँ पे कोई भी स्टाफ प्रेजेंट नहीं था। उससे नाराज होके उन्होंने हॉस्पिटल की तालाबंदी कर दी थी। जब मेरे संज्ञान में आया तो मैं निरीक्षण करने के लिए स्वतः ही मैं बाराकोट PSC में आज आया हूँ और मेरे निरीक्षण के दौरान मैंने सभी से जो एब्सेंट से अलग से बात की तो उनके द्वारा कुछ समस्याएं पानी की, किसी के द्वारा कुछ समस्याएं बताई गई। हॉस्पिटल की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान, जनप्रतिनिधियों की समस्याओं का समाधान जो भी रहेगा वो भी कर दिया जाएगा। हरिद्वार में मतगणना को निष्पक्ष और पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए मतगणना कार्मिकों का प्रथम रैंडमाइजेशन जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज गर्ब्याल की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें 125 मतगणना सुपरवाइजर, 138 मतगणना सहायक और 149 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई। इसी तरह पोस्टल मतगणना के लिए 52 मतगणना सुपरवाइजर, 104 मतगणना सहायक और 52 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज गर्ब्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि ETPBS की प्री काउंटिंग के लिए 30 टेबल, पोस्टल बैलेट की गणना के लिए रिटर्निंग ऑफिसर टेबल सहित 41 टेबल लगाई गई हैं।
काउंटिंग होनी है तो उसके लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन लोगों को आज हम लोगों ने इनवाइट किया था और उन लोगों से रिक्वेस्ट की है कि उनको कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके अपने जो भी एजेंट्स जो अपना नियुक्त करेंगे काउंटिंग एजेंट्स तो उनकी सूची माई फोटोग्राफ हमें 3 दिन पहले जितने भी संबंधित AROs हैं उनको उपलब्ध करा दें और जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो काउंटिंग होगी उसके लिए RO को अपनी सूची हमें उपलब्ध करा दें। तो जितने भी कैंडिडेट्स थे हम लोगों ने आज इनवाइट किया था, उनके साथ हमारी वार्ता हुई है और हम लोगों ने उनको ये भी अवगत कराया, हालांकि उससे पहले भी हम लोगों ने अवगत कराया कि जो काउंटिंग है हमारी सेंटर स्कूल में होगी वहाँ पे, तो उसकी सूचना भी हम लोगों ने उनको उपलब्ध करा दी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।